जिसमें एक जादुई सुनहरा दरवाजा था। उसी गांव के लोगों का कहना था कि जो कोई भी उस सुनहरे दरवाजे के पीछे लालच के लिए जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। उसी गांव में सोहन और जीतू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ साथ एक दूसरे के बहुत अच्छे पड़ोसी भी थे। सोहन जहां मेहनत करके काम किया करता था तो वहीं जीतू बिना मेहनत किए ज्यादा पैसे कमाने के लिए दिमाग लगाया करता था। ऐसे ही एक दिन जीतू घर पर आराम से बैठकर अमीर होने के सपने देख रहा होता है। तभी उसकी बीवी पारुल वहाँ आती है और जीतू को घर पर यूं बैठे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, जीतू जी आप अभी तक घर पर बैठे हुए हैं। सोहन भाई साहब को देखो, सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाते हैं। उनसे थोड़ी मेहनत करना सीख लो। मेहनत करोगे तभी तो आगे तक जाओगे। ऐसे बैठे बैठे कैसे काम चलेगा? पारुल, सीखना मुझे सोहन से नहीं बल्कि सोहन को मुझसे चाहिए। वो मेरा पड़ोसी होने के साथ साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, पर उसे देख लो, हमेशा गधा मजदूरी करता रहता है। और तो और अगर कोई उसे काम की कह दे तो वो उसमें जी जान लगा देता है। तभी तो कह रही हूँ सोहन भाई साहब से कुछ सीख लो। वो आपकी तरह कामचोर और आलसी नहीं है। आप तो एक नंबर के कामचोर और आलसी हो। बस यही वजह है कि आज सोहन भाई साहब के पास काम है और आपके पास कोई काम नहीं। अपनी बीवी पारुल की बात सुनकर जीतू को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन हमेशा की तरह जंगलों में लकड़ी काट रहा होता है और पसीने बहाकर मेहनत कर रहा था। तभी वहाँ जीतू आता है और सोहन से कहता है, अरे मेरे दोस्त सोहन, कैसा है तू? वैसे तो बड़े मन से लकड़ियाँ काट रहा है, और कितनी लकड़ियाँ रह गई काटने को? जीतू, मन लगाकर काम तो करना ही पड़ता है। पापी पेट और बीवी बच्चों का जो सवाल है, मैं तो एक दिन भूखा रह सकता हूँ पर मैं अपनी बीवी बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। बस इसीलिए मन लगाकर काम करना पड़ता है। ये तो तुमने सही कहा सोहन। अच्छा, मेरे घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और तुम तो जानते हो अपनी भाभी का स्वभाव। क्या मैं तुम्हारी लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ ले सकता हूँ? अरे जीतू, ये तो अभी पेड़ से कटी हुई ताज़ा लकड़ियाँ हैं। यह चूल्हे में नहीं जलने वाली। अगर तुम इन लकड़ियों को घर ले गए तो भाभी तुम्हें खरी खोटी और सुनाएंगी। तुम एक काम करो, घर जाकर मेरी बीवी कविता से कुछ लकड़ियाँ मांग लो। तभी जीतू अपने मन ही मन में बोलता है, ये सोहन का बच्चा जितना मूर्ख दिखता है उतना है नहीं। अब कैसे इसकी लकड़ियाँ ले जाकर बाजार में बेचूं ताकि मेरी आज की कमाई निकल सके। इतना सोचकर जीतू वहाँ से चला जाता है और पूरे रास्ते अपना दिमाग लगाने लगता है कि आखिर वो सोहन से उसकी लकड़ियाँ कैसे ले। तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आती है और वो दोबारा सोहन के पास जाता है। तभी सोहन उसको देखकर कहता है, अरे जीतू, फिर आ गए। मुझसे कुछ काम है क्या? हाँ, काम तो है पर समझ नहीं आ रहा कैसे और किस मुंह से कहूँ। अरे जीतू, तुम मेरे पड़ोसी होने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, इसलिए हिचकिचाओ मत। बिंदास अपने मुंह से ही कह दो जो कहना है। सोहन, वो कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से मुखिया जी के जानवरों को चराने जंगल नहीं जा पा रहा हूँ और घर का राशन भी खत्म होने वाला है और तुम्हारी भाभी भी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। अगर मैं आज घर पैसे लेकर नहीं गया तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। क्या आज तुम मेरे लिए भी लकड़ियाँ काट दोगे ताकि मैं उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच सकूं और अपने घर का राशन ला सकूं? हाँ हाँ जीतू, क्यों नहीं। भला ये भी कोई कहने की बात थी जो तुम इतना हिचकिचा रहे थे? तुम रुको, अभी तुम्हारे लिए मैं लकड़ियाँ काट देता हूँ। और दोनों दोस्त उन लकड़ियों को लेकर बाजार जाते हैं और बाजार में जाकर वो सारी लकड़ियाँ बेच देते हैं। जीतू को जो लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिले हैं वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन में कहता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। ये सोहन कितना भोला और शरीफ है जो मेरी झूठी बातों में आ गया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जीतू सोहन के साथ ही उठना बैठना शुरू कर देता है और अपने हिस्से की लकड़ियाँ उसी से कटवाकर बाजार में बेच दिया करता है। ऐसे ही एक दिन दोनों दोस्त लकड़ियाँ बेचकर बाजार से घर आ रहे थे। तभी रास्ते में जीतू सोहन से कहता है, सोहन, तुम ना सच में बहुत भोले हो। देखो, इस गधा मजदूरी में कुछ नहीं रखा। अगर तुम ऐसे ही भोले रहे ना तो एक दिन लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा लेंगे। जीतू, आखिर कोई कब तक मेरे भोलेपन का फायदा उठा सकता है और कितना उठा सकता है? वैसे भी मुझे तो मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आदत नहीं तुम्हारी तरह शॉर्टकट रास्ते ढूंढने की। इस तरह दोनों दोस्त जंगल के रास्ते से बातें करते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण दोनों दोस्त छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह से तेज रोशनी नजर आती है, जिसे देखकर सोहन जीतू से कहता है, जीतू, वो देखो, वहाँ से लाइट जलने की रोशनी आ रही है। मुझे लगता है इस जंगल में किसी और का घर है। चलो हम उनसे थोड़ी सी मदद मांग लेते हैं। क्या पता वह हमें सर छुपाने के लिए अपने घर की थोड़ी सी जगह दे। हाँ, हो तो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि जंगल में कोई रहता हो।
लेकिन अगर तुम इतने दावे के साथ कह रहे हो तो चलो चल के देखते हैं, शायद हमें मदद मिल जाए। उसके बाद दोनों दोस्त उस तेज रोशनी का पीछा करते हुए उस रोशनी के पास जाते हैं, जहां उन्हें कोई घर नजर नहीं आता सिवाय एक सुनहरे दरवाजे के, और उस दरवाजे से ही तेज पीली रोशनी निकल रही थी। उस सुनहरे दरवाजे को देखकर जीतू के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है, सोहन मुझे लगता है ये कोई जादुई दरवाजा है, हमें इस दरवाजे के अंदर जाना चाहिए। हो सकता है इस दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना हो। पर जीतू, गांव के लोगों का कहना है कि जो भी इस सुनहरे दरवाजे के अंदर जाता है वापस लौटकर नहीं आ पाता। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर इस जादुई दरवाजे के पीछे कोई खतरा हुआ तो। अरे मेरे भोले दोस्त, अभी हमारे पास सुनहरा मौका है। इस जादुई सुनहरे दरवाजे के पीछे हो ना हो बहुत सारा खजाना होगा। हम उस खजाने को लेकर रातों रात बहुत अमीर बन सकते हैं। अरे सिर्फ पैसों का सोच, खतरों का नहीं। जीतू के काफी कहने के बाद सोहन उसके साथ सुनहरे दरवाजे के पीछे चला जाता है, पर उस जादुई दरवाजे के पीछे काफी अंधेरा होता है। अब दोनों दोस्त अपने फोन की लाइट जलाते हैं और अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। तभी वो बाबा कहते हैं, कौन आया है इतने सालों बाद इस घर में? हम हैं। वैसे आप कौन हैं और इस जादुई दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? बेटा, इस जादुई दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना है, मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। काफी समय से यहीं बैठा हूँ, जिस वजह से मेरी कमर अकड़ गई है और गला सूखता जा रहा है। क्या तुम दोनों में से कोई पानी लेके आ सकता है? मुझे बहुत प्यास लग रही है। बूढ़े बाबा के कहते ही बिना सोचे समझे सोहन उनके लिए पानी लेने चला जाता है, पर लालची जीतू की नजरें खजाने को ढूंढने लगती हैं और मन ही मन सोचता है, मुझे भी इस बूढ़े बाबा की थोड़ी सेवा कर देनी चाहिए। क्या पता मेरी सेवा से खुश होकर मुझे खजाने का रास्ता बता दे। बाबा, क्या मेरे लिए कोई काम नहीं है? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। वैसे भी मुझे बूढ़े और बुजुर्ग लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए ना। बेटा, यहाँ बैठे बैठे कमर अकड़ गई है, तुम मेरी थोड़ी कमर और पैर दबा दोगे? उसके बाद लालच में आकर जीतू उस बूढ़े बाबा की खूब सेवा करता है। कुछ देर बाद सोहन पानी लेकर वहाँ आता है। पानी पीकर वो बूढ़े बाबा एक देवता का रूप ले लेते हैं और वो देवता कहते हैं, सोहन, मैं तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें जादुई सुनहरे दरवाजे की रखवाली का काम सौंपता हूँ। साथ ही अब तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, मैं तो इस जिम्मेदारी का पालन पूरे दिल से करूंगा। प्रभु, मैंने भी तो आपकी सेवा की है, मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए ना, और अपना आशीर्वाद भी। जीतू, तुम एक लालची इंसान हो जिसने लालच में मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें कोई कार्य नहीं बल्कि एक दंड देता हूँ। और तुम्हारी सजा ये है कि अब यह जादुई दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा, और जब तक तुम मेहनत मजदूरी नहीं कर लेते तब तक तुम 1 रुपया नहीं कमा पाओगे और ना ही अपने बीवी बच्चों का पेट भर पाओगे। इतना बोलकर वो देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनके जाते ही जीतू खुद को अपने घर में पाता है, जहाँ उसकी बीवी उससे लड़ रही होती है। अब जीतू को अपनी बीवी की बातें समझ आ जाती हैं और उसके अंदर का लालच भी खत्म हो जाता है और वो सोहन की तरह ही मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों का पेट भरने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सोहन उस जादुई सुनहरे दरवाजे का रक्षक बनकर उसकी पहरेदारी करने लगता है।